हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल जी। फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूं सेक्शन नंबर डी इकोनॉमिक्स का रिवीजन। बेटा जी, कुछ आज मैंने जो है ना पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 सेक्शन डी की वीडियो अपलोड की। वैसे उतने में ही बच्चों के रिप्लाई चालू चालू हो गया ना। थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि कल हमारी BS की एग्जाम है। ठीक है, OCM की एग्जाम है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके एग्जाम को और अच्छा बनाने के लिए मैं अभी के अभी आपको 5th नंबर और 6th नंबर उसका भी वीडियो बना के दे देता हूं, ताकि कल आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस हो, जो कि आपको मदद करेगा आपकी बोर्ड के एग्जाम में और कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो बेटा जी, आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा OCM का सेक्शन नंबर OCM नहीं, इकोनॉमिक्स का सेक्शन नंबर डी और पेपर नंबर 5। तो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो आ जाओ बेटा जी हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो इकोनॉमिक्स गाला पेपर नंबर 5 सेक्शन डी। ओके बेटा, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये है कि जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके अंदर 3 उसके यूसेज बताने हैं। बेटा जी, जो इजी क्वेश्चन होगा उसमें मैं थोड़ी सी स्पीड बताऊंगा, जहां टेक्निकल आएगा, जहां पे मेरे को लगता है कि आपको इसके लिए अंडरस्टैंडेबल कराने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज देना पड़ेगा, वहां पे मैं थोड़ा सा वीडियो को लेंथी करूंगा। अदरवाइज थोड़ा सा हम स्पीड फास्ट करके चलेंगे। तो बेटा जी, कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसके 3 यूसेज बताओ। तो पहला यूज है प्रेजेंटेशन। जब भी हमको कोई डेटा को प्रेजेंट करना होता है ना, जब भी कोई डेटा को प्रेजेंट करना होता है, जैसे कि बजट आया, गवर्नमेंट का बजट, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? उसको हम प्रेजेंट करते हैं थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमको मदद करती है प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सेल वर्कशीट। बेटा जी, एक्सेल वर्कशीट एक है ना कॉर्पोरेट, मतलब ये जो अब हम बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, हमारे लिए एक्सेल बहुत मायने रखता है। वो अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे जाओगे, जब प्रैक्टिसिंग MBA करोगे, CA करोगे, या तो कोई अच्छा कोर्स करोगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि द वैल्यू ऑफ एक्सेल इज वेरी वेरी हाई। आपको आज के टाइम पे एक्सेल आना ही चाहिए। एक्सेल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? टोटल कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, कोरिलेशन कर सकते हैं और मच मोर। इसकी तो पूरी अगर बुक बना दूं 400 पेज की, वो भी कम पड़ेगी। इतना एक्सेल एक दरिया है, दरिया। और तो एक्सेल क्या करता है, बहुत सारे जो डेटा हैं, एक्सेल की मदद से हम क्या करते हैं, डेटा को इजीली प्रोसेस कर पाते हैं। फिर उसी के अंदर होता है डायग्राम एंड ग्राफ। बेटा जी, जो ग्राफ और डायग्राम आप हाथ से बनाते हैं, वही आपको क्या मिलते हैं? प्रोग्राम्स मिलते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो आप क्या कर सकते हैं, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फ्रीक्वेंटली यू यूज, ये हम क्या कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, ये जो डायग्राम है उसको इकोनॉमिक्स के अंदर हम फटाफट बना सकते हैं। दे आर सिंपल ड्राइंग टूल्स होते हैं विच कैन बी यूज एज अ फ्री सैंपल हैंड्स। मतलब क्या होता है, ये फ्री टूल्स होते हैं। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको बना बनाया प्रोग्राम होता है, उसके अंदर अपना डेटा डालो, वो फट करके आपको क्या करेगा, अपना डायग्राम बना के दे देगा। फिर आता है स्टोरेज टूल। पहले के टाइम पे जो लोग डेटा को स्टोर करते थे तो वो कहाँ करते थे? वो फिजिकली स्टोर करते, वो फट जाना, जल जाना, भीग जाना, ये सब का डर रहता था। लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब से हमने अपने डेटा को कहाँ सेव करना चालू कर दिया, हमने उसको सेव करने रखना चालू कर दिया हमारे स्टोरेज टूल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है अदर टूल्स। बेटा वैसे तो यहाँ पे 3 यूज लिखे और आपको एग्जाम में 3 ही लिखते हैं, मगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अदर टूल्स के अंदर क्या है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स है, ये अलग अलग प्रोग्राम्स है जो डेवलपर डेवलप करते हैं। ये बेसिकली वो डेवलप करके मार्केट में सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों के होते हैं लैक्स ऑफ डेटा और उनको चाहिए होता है कि ये फटाफट प्रोसेस करे। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स है, ये लैक्स ऑफ डेटा को इन अ मिनट के अंदर क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है, अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा हो तो ये बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं एस्पेक्ट टू बी इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है? पहले फिजिकल लाइफ होता क्या है वो तो बताइए सर। बेटा जी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं। देखो, फिजिकल क्वालिटी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर कंज्यूमिंग। अभी आपने कुछ ही वीडियो, अभी कुछ ही दिन पहले आया था, कोई लड़की थी 16 साल की या इतनी, उसके पेट में से बहुत सारा मैदा वो सब निकला था, वो बहुत चाउमीन और बहुत सारा जंक फूड खा रही थी। तो बेटा उसकी लाइफ ऐसी होगी, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। देखो
टेस्ट के लिए ठीक है, आप 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर बाहर का खाओ चलेगा, लेकिन रोज के रोज अपने शरीर में अगर ऐसी ही गंदी वस्तु डालोगे तो आपका पेट और आपका शरीर खराब ही होने वाला है। ठीक है, तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है क्या गुड्स और सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं। बेटा जी कंजम्पशन का मतलब क्या है, कंजम्पशन का मतलब हुआ कि किस प्रकार के नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स हुआ जैसे कि वन टाइम यूज, फूड, फ्यूल एंड जो भी चीज जैसे फूड है, फ्रूट्स है, खाना है, वेजिटेबल्स है, वो हम वन टाइम ही कंज्यूम करते हैं, एक बार हमने कंज्यूम कर लिया उसको दोबारा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स का हम कंजम्पशन कैसा करें। दूसरा ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन कैसे करें। सेमी ड्यूरेबल मतलब हम कौन से घर में रह रहे हैं या हमारे घर में एसी है, पंखा है, लाइट है, फर्नीचर है क्या, तो ड्यूरेबल गुड्स का कंजम्पशन कैसे करें। और लास्ट आ रही है सर्विसेज जो चीज हमको दिखाई नहीं, जैसे इंटरनेट, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास है कि नहीं। तो ये सारी चीजों के ऊपर से मालूम पड़ता है कोई भी व्यक्ति के गुड्स क्या वो ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम कर रहा है, क्या वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूम कर रहा है और क्या वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। उसके ऊपर से आप बता सकते हो कि उसकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, मतलब उसका रहना करना खाना पीना कैसा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होती है ना, वो हम क्या करते हैं, हम विद इन एक ईयर, सिर्फ एक दिन में नहीं, हम पूरे एक साल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज और किस प्रकार का सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं उसी को बोला जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर मगर मालूम कैसे पड़ेगा, तो बेटा जी जनरली क्या होता है कि हमने देखा हुआ कि एक साल के अंदर हम कौन कौन सी सर्विसेज लेंगे, हम फूड वगैरह तो लेंगे, ये सारी चीजें जिसके अंदर पहला है फूड, हम फूड खाते हैं, हाँ हम फूड में कितनी कैलोरीज ले रहे, कितनी प्रोटीन्स ले रहे, कितना फेट ले रहे हैं, वो बताता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस, हमारे डॉक्टर टू पॉपुलेशन, हमारे कितने, सपोज एक कंट्री है जिसमें एक डॉक्टर के सामने सिर्फ 1000 पेशेंट है और दूसरी कंट्री जिसमें एक डॉक्टर के सामने 1,00,000 पेशेंट है, तो बताओ कौन सी कंट्री है। ऑफकोर्स वाली फर्स्ट वाली कंट्री अच्छी थी, क्यों, क्योंकि वहां पे एक के सामने 1000 वो सभी पेशेंट को अच्छे से देख सकेगा, एक के सामने लाख पेशेंट होगा तो वो अपना दिमाग, उसका दिमाग भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे वो बताता है हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, डॉक्टर टू पॉपुलेशन बताता है हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर है हाउसिंग एंड क्लोथिंग, हम किस प्रकार के घर में रहते हैं, हमारे हाउस के अंदर कितने लोग रहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं, ये भी बताता है हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, हमारे यहाँ पे कितने परसेंट पीपल हैं जिनको बेसिक एम्यूनिटीज जैसे एजुकेशन मिल रहा है, टीवी मिल रहा है, थिएटर्स मिल रहा है, और आज के टाइम पे तो आप जैसे बच्चों को ये तो चाहिए। ओके, तो देखो समय के साथ बदलना चाहिए। देखो मोबाइल देखना गलत बात नहीं है, मगर मोबाइल में आप जैसे अभी यूट्यूब के ऊपर ये सब चीजें देख रहे हो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो फालतू के चैनल देखते हो, फालतू के रील्स देख के अपना टाइम बर्बाद करो, वो मत करो। ठीक है 10 मिनट 15 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हो, लेकिन उससे होगा क्या, उससे आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो आप समझदार हो, आपको मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ कितना टाइम बर्बाद करना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज कैसी है, मतलब हमारे यहाँ का रोड कैसा है, रेलवे लाइन कैसी, नंबर और टेलीफोन कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसी है। एनर्जी, हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे लोग कितना कंज्यूम करें, अगर हम कंजम्पशन कम करें मतलब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए हम कंजम्पशन कम करें, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 है, 365 डेज है, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके जी। नेक्स्ट है पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जिसको प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, हमारे यहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना, एंड ड्रेनेज फैसिलिटी है कि नहीं। मतलब जो हमारी बेसिक एम्यूनिटीज होती है ना, बेसिक एम्यूनिटीज वही की वही कहाँ कवर अप की है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में की है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में मतलब हम किस तरह का फूड ले रहे हैं, हमारे यहाँ का हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस कैसा है, हम किस प्रकार के घर में रह रहे हैं, हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या हमारा एजुकेशन है, हमारा एंटरटेनमेंट कैसा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सर्विस कैसी है, एनर्जी कैसा है, पॉपुलेशन को प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनकी लाइफ कितनी, उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, और ड्रेनेज फैसिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सब बताता है कि हमारी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ पूछेगा तो 10 पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है ये 10 पॉइंट लिखना है। लेकिन अगर आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पूछेगा ना, तो वहां पे ये पॉइंट मत चिपका देना, वरना ये तेरा आंसर हो जाएगा गलत।
वहां पे 3 आएंगे हमारे, क्या आएगा 3 आएगा। कौन कौन सा आता है, एजुकेशन आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है। मैं वापस बोलूं, अगर PQLI उसके एस्पेक्ट पूछे होते हैं ना, तो वहां पे 3 एस्पेक्ट होते हैं। कौन सा आता, 3 एस्पेक्ट कौन सा आता है, एक आता है एजुकेशन, एक आता है बर्थ रेट, और तीसरा आता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी, बर्थ रेट मतलब एक्सपेक्टेड लाइफ, और तीसरा आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कंपेयर द PQLI विद एन SRI। एकदम सिंपल, एनी 3 पॉइंट लिखे मैंने, ओ भाई साहब 8 लिख दिए, कोई बात नहीं, फटाफट देख लेते हैं। ये कंसेप्ट दिया था किसने, डेविस मॉरिस ने। यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया था, आया था 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। PQLI क्या है, PQLI बताता है कि इंप्रूवमेंट, आपकी लाइफ के अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है उसको कंसिडर किया जाता है। ये बोलता है नहीं नहीं, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आए वो तो अच्छी बात है, वो तो मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन उस इनकम का क्या बेटा, इनकम भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इंप्रूवमेंट देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, सोशल इंप्रूवमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, सोशल इंप्रूवमेंट की बात करता है। लेकिन ये बोलता है नहीं नहीं, तो अच्छा है, लेकिन देखो एक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी कंसिडर करना था। वो इसने क्या किया, इसी का कंसेप्ट चुरा लिया, अपने पास आ लिया, प्लस इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर इकोनॉमिक को भी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट को भी इसने इंक्लूड कर दिया बस। तो बेटा यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड कौन से हैं, अभी मैंने ऊपर भी बोला था आपको, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था उसकी जगह क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर दिया। क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाकी दो वैसे के वैसे। बेटा जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या था, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करता है हमारी इनकम कैसी, क्या हमारी इनकम कैसी है। हमारी इनकम डिपेंड करेगी कि हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज पर कैपिटा इनकम हर एक व्यक्ति की कितनी है। तो यहाँ पे इनकम आया मतलब इकोनॉमिक, एंड उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन है मतलब सोशल प्रोग्रेस। इसलिए सोशल प्रोग्रेस प्लस इकोनॉमी इज इक्वल टू क्या आ गया, HPI। ओके, फॉर्मूला आपको मालूम है, हम यहाँ पे 100 में से नंबर्स लेते हैं, उसको टोटल करते हैं और उसको किससे डिवाइड कर, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला, जो आंसर आएगा उसको डायरेक्टली 3 से डिवाइड करेंगे। ये आएगा 0 से 100 के बीच में, ये आएगा 0 से 1 के बीच में। अगर आप 100 के बीच में हो तो बहुत ज्यादा बेटर हो, लेकिन यहाँ पे आप 1 के नजदीक हो तो आप बहुत ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, बेटर इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे ये बेटर है एज कंपेयर टू नेशनल एंड पर कैपिटा। ये बेटर है सबके सभी, मतलब ये सुप्रीम है, ये नेशनल से भी अच्छा है, पर कैपिटा इनकम से भी अच्छा है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ से भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज को बताता है। ओके 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 बच्चा लोग, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बता रहा है, वो बोलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का बेनिफिट क्या है, क्या पर्पस है, क्या फीचर है इसका। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, यहाँ पे क्या था, ये बात उस टाइम की है जब लोगों के पास क्या होते थे, जब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे। बैंक अकाउंट नहीं होते थे मतलब कभी भी गवर्नमेंट को कोई अगर बेनिफिट पहुंचाना हो उनके लोगों को, तो वो चाह के भी उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे पाते थे। इसलिए बोला जाता है कि जब दिल्ली से 100 रुपया निकलता था, मतलब दिल्ली से मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां से जब 100 रुपए गरीब के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 100 रुपए देती थी, वो गरीब के पास पहुंचते सिर्फ 1 रुपया हो जाता था। मतलब बीच में कितने ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, 100 में से 20 रुपए अपने पास रखा, 80 रुपया आगे फॉरवर्ड किया। वो जिसको मिला उसने उसमें से 10 रुपए अपने पास रखा, उसमें से क्या क्या 70 रुपए फॉरवर्ड किया। ऐसे जो चैनल चली आ रही थी उसमें इतनी सारी चोरियां होती थी, इतना सारा भ्रष्टाचार होता था कि वहां से 100 रुपए निकलता था, गरीब को मिलता था सिर्फ 1 रुपया। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ए नो चलबे, गरीब का अधिकार नहीं जाने देंगे हम। बोले तो क्या किया जाए, बोले हम गरीब लोगों को डायरेक्ट जोड़ेंगे बैंक अकाउंट से। लेकिन सर इसको खुलाएगा कौन अकाउंट, यहाँ पे कौन क्यों खुलाएगा अकाउंट, बोले कि मैं ये हमारे श्री प्रधानमंत्री जो अभी के प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने चालू किया था प्रधानमंत्री धन योजना। क्या याद चालू किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। मतलब सभी को जिनके पास भी बैंक अकाउंट नहीं है उनको उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप इनसे कनेक्ट हो जाओ, आपको 1 रुपए का भी बैंक में बैलेंस नहीं रखना। बोलो आप क्या चाहिए, आपको ये है ना कि मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, 5,000 बैंक को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को बोलता है, 10,000 बैलेंस मेंटेन करने को बोलता है। मैं आपका जनधन योजना में अकाउंट खुला दो, आपको 1 रुपए भी आपको क्या करना है, मेंटेन नहीं रखना।
दूसरी चीज क्या होगी, आप अपना पैसा अगर चाहो तो उसको सेफ कस्टडी के लिए बैंक में जमा करवा सकते हैं, आप कभी भी इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेनिफिट भी दूंगा, कौन कौन से दिए वो देखो बताता हूँ। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, द रिडक्शन इन रीजनल इनइक्वालिटी, रिडक्शन इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमने क्या चालू किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। द मेन पर्पस ऑफ दिस टू गिव सब्सिडी देना किसको, पुअर फैमिलीज, मैंने आपको बताया था पुअर फैमिली जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था उनको सब्सिडीज देना था डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गरीब लोगों का अकाउंट उस बैंक के अंदर खुल गया, गवर्नमेंट को उनकी इंफॉर्मेशन मिल गई कि इतने जन धन योजना के अंदर अकाउंट खुले हैं, ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया होता है, कोई भी व्यक्ति जन धन योजना में अकाउंट नहीं खुला सकता। तो जो जिनकी इनकम बहुत कम है, जो गरीब है, वही अपना अकाउंट जन धन योजना में ओपन कर सकता है। जैसे ही आपने जन धन योजना में अपना अकाउंट ओपन किया, गवर्नमेंट को जब भी ऐसा लगता है कि मेरे को अपने जो गरीब लोग हैं उनको हेल्प पहुंचानी, वो डायरेक्टली वहां से पैसा रिलीज करेगा, क्लिक करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके अकाउंट से, मतलब जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा, सीधा जाके आएगा जन धन योजना बैंक अकाउंट के अंदर। तो मिल गया ना, विदाउट 1 रुपए की भी चोरी नहीं होगी। तो ये फायदा हुआ था। तो जब हमको डायरेक्टली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी हमारे डायरेक्ट पुअर फैमिलीज के अंदर, तब इसलिए हमने क्या चालू किया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं जीरो बैलेंस के साथ, और आपको आफ्टर 5 मंथ आपको क्या मिल जाएगा, आपको ओडी फैसिलिटी भी मिल सकती है 5 जगह। इसके तहत आपको दूसरे इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, आपको जीरो बैलेंस मिलेगा, आप यूनिवर्सल कहीं से भी बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम भी ले सकते हो 1 लाख रुपए तक का। ये सारे बेनिफिट दिए थे गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। इतने बेनिफिट मिलेंगे तो कोई क्यों अपना अकाउंट अपने बैंक के अंदर नहीं खोलेगा, ठीक है। ओके ओके जी, नेक्स्ट, राइट एनी 3 स्कीम इंट्रोड्यूस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा जी 3 स्कीम, इसमें पहली है मनरेगा। बेटा मनरेगा क्या है, पहले मनरेगा का नाम था नरेगा से उसका नाम चेंज हो गया मनरेगा हुआ, ठीक है। और ये मनरेगा के तहत हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, किसको देते हैं, रूरल पीपल एंड जो कहाँ पे रहते हैं, रिसाइडिंग इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको याद मेरे साथ बोलते जाओ बेटा। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना, किसको, रूरल पीपल। वो कहाँ रहता है, रिसाइडिंग एट द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो जो गरीब एरिया में रहे, जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं उन लोगों को, रूरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उनको हमको एम्प्लॉयमेंट देना है। दूसरी चीज यहाँ पे, क्योंकि हम सभी को नहीं दे सकते, इसलिए एटलीस्ट 1 ऑफ ईच फैमिली मेंबर को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। कितने दिन के लिए, मिनिमम 100 दिन के लिए। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको सभी को मिलेगा फैमिली में, लेकिन हम ये ट्राई करेंगे कि एक एक मेंबर को तो मिले। मतलब अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम ज्यादा को भी भर्ती कर सकते हैं, ज्यादा को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक फैमिली में से तो देंगे। और वो कितने दिन के लिए, वो भी 100 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए। उसमें से 1/3 जो फीमेल होगी उनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा, ठीक है। आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, और आपको आपके घर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे ही ये आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना पड़ेगा। अगर बाई चांस अगर वो किलोमीटर बढ़ जाते हैं, मोर देन 5% हो जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। वो कितना, 10% ऑफ द वेजेस, ठीक है। इससे क्या होगा, इफ द लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन बाय चांस अगर इस योजना के तहत अगर वर्कर को फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो क्या वो भूखा रहे, बैठा रहे, अपनी फैमिली का कैसे वो लालन पालन करेगा। तो उसमें आपको दिया जाएगा एनवायरमेंट अलाउंस। क्या दिया जाएगा, एनवायरमेंट अलाउंसेस। इजी है। ओके, नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। बेटा जी नाम से ही याद आ रहा है, ग्राम ज्योति, ज्योति मतलब बिजली, मतलब उजाला। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हम इस ये योजना के तहत 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देंगे। कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर। तो ग्राम ज्योति योजना के अंदर ज्योति मतलब उजाला, उजाला मतलब क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देना। कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर। और नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अब ग्रामीण कौशल योजना, ये आपको ऐसे, ये कौशल्य मतलब क्या हुआ, कौशल्य मतलब एम्प्लॉयमेंट देना, किसको, यूथ को। कितने से कितने बीच के लोग, 18 से 35 साल के। तो ये बेसिक 3 हमारी थी। ऐसे तो बहुत दूसरी भी है, लेकिन इसने 3 पूछी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 समझा दी। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली मनरेगा। ओके जी, हाँ, ये आपको एमसीक्यू में पूछी जाती है दोनों के दोनों, इसलिए आपको एमसीक्यू पॉइंट से ये दोनों याद रखनी है।
ठीक है। व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन? बेटा प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या होता है? प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऐसी होती है जो 15 से 64 साल के बीच में होती है, और क्योंकि वो प्रोडक्टिव है मतलब वो कैसी पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन, वो काम कर रही है, वो देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रही है, वो देश का नेशनल इनकम बढ़ा रही है, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, वो कंट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन के अंदर, इसलिए उसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोलते हैं। अगर हम 2014 की बात किया जाए तो 2014 के सर्वे के हिसाब से यहाँ पे हमारे देश में 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। क्या? जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। नॉन प्रोडक्टिव कौन सी होती है? या तो उसको नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। यहाँ अब देखो 15 से 64 है, मतलब 0 से 14 साल तक के लोग या तो 65 से ज्यादा के लोग वो कहाँ आ जाते हैं? वो आ जाते हैं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो 0 से 14 लिखा हुआ है, लेकिन बेटा जी आप भी तो 16-17 साल के हो और मेरे ख्याल से आप भी कहीं जॉब ने वो नहीं कर रहे हो, तो ठीक है कोई नहीं। आपके पेरेंट्स आपको ये सहूलियत दे रहे हैं कि बेटा तू पढ़, कमाने का भार तू मत ले, तो बेटा जी जब वो आपको की मदद करे तो आपका फर्ज होता है कि उनकी जो पैसे खर्च करें उनको उनके रूप में आपको रिटर्न क्या कर सकते हो? अच्छी सी मेहनत करके अच्छा रिजल्ट ला के बताओ। ओके, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन क्या आएगा? 0 से 14 साल की एज के लोग या तो 65 एंड अबो के लोग, उसको हम क्या बोलेंगे? ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं, वो कोई भी नेशनल इनकम या तो कंट्रीब्यूशन नहीं करते देश की ग्रोथ के अंदर, इसलिए वो अनप्रोडक्टिव बोला जाता है या तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है। और 2014 के साथ यहाँ पे 65% प्रोडक्टिविटी था, तो बाकी का क्या होगा? अनप्रोडक्टिव, सिंपल। ठीक है, ओके जी। राइट एनी 3 मेजर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। बेटा जी एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए कौन कौन से 3 मेजर्स लिए गए थे? एनी 3 लिखा हो। तो पहला हमने लिया था लैंड रिलेटेड रिफॉर्म। मतलब क्या था? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पे रोटवारी, महलवारी, जमींदारी सिस्टम था। तो पहला ही हमने क्या किया? पहला इसकी कमर तोड़ी, हमने ये जमींदारी सिस्टम ही निकाल दिया, हटा। कोई जमींदार वमींदार नहीं रहेगा, जो मेरा वर्कर है, जो मेरा लेबर है, वही क्या होगा? वही खेत का मालिक माना जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने किया अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बेटा जी लोग जो थे ना, जो खेडूत है, फार्मर है, वो फसल तो उगाना चाहता है, એ બધા કામ કરવા માંગે છે, મોટા મોટા લેવલ ઉપર કામ કરવા માંગે છે, મતલબ પ્રોબ્લેમ શું નડી રહી છે? એમની પાસે પૈસા નથી, એમની પાસે શું છે? પૈસા નથી, જે ગરીબ છે એમની પાસે ખાવાના પૈસા નથી, કામ કેવી રીતે? બીજ ક્યાંથી લાવશે? ફર્ટિલાઇઝર ક્યાંથી લાવશે? કેમિકલ ક્યાંથી લાવશે? એટલા માટે એમને બેનિફિટ પહોંચાડવા માટે ગવર્મેન્ટે એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન ખોલી। એ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ નામ શું છે? નાબાર્ડ। નાબાર્ડ છે, આરઆરબી છે, એલડીબી છે, એ ગવર્મેન્ટે ઓપન કરી। એનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું હતો? चीप क्रेडिट फैसिलिटी देना टू द फार्मर इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? समझ गए ना? आया ना समझ में? तो वापस बोलो, कौन है? नाबार्ड, रूरल, फिर आरआरबी, एलडीबी। क्या देते हैं वो? चीप फैसिलिटी। किसको देंगे? फार्मर को। क्यों? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा जी हमने क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ी। तो हमने क्या किया? हमने लैंड रिलेटेड रिफॉर्म किए। दूसरा, हमने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लगाए। तीसरा, हमने क्या किया? इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या किया? इसके स्ट्रक्चर में भी चेंजेस किया। स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस क्या मतलब? बेटा हमें ना रेगुलेटेड मार्केट लिखा है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब पहले किसान को किसी को भी मनी लेंडर को बेचना पड़ देता था, या किसी के दबाव में आके सस्ते रेट पे बेच देता था, लेकिन अब वैसा निकाल गया। अब रेगुलेटेड मार्केट करें, मतलब जो भी मार्केट होगा ना गवर्नमेंट के कंट्रोल से चलेगा। मतलब आप अपने मतलब ये जो लोग हैं वो फार्मर को चीट नहीं कर सकते। तो रेगुलेट मार्केट लेके आए जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, उसी के हिसाब से क्या होगा? इस किसानों को बहुत फायदा होने लगा। नेक्स्ट, क्लासीफाई द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन देयर क्वालिटी एक मंथ। मतलब क्या होता था पहले के टाइम पे? प्रोडक्ट एक क्वालिटी का हो कि प्रोडक्ट एकदम बेकार क्वालिटी का, दोनों को एक ही प्राइस मिलता था। फिर बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एग मार्क लेके आओ। क्या लेके आओ? एग मार्क। अच्छी क्वालिटी का गुड्स होगा उसको अच्छा प्राइस दिया जाएगा, जो लो क्वालिटी मिडिल क्वालिटी का होगा उसको कम रेट दिया जाएगा, और जो एकदम बेकार क्वालिटी है उसके लिए एकदम बेकार। मतलब क्वालिटी के हिसाब से किसान को क्या मिलेगा? उसको वो मिलेगा,
पैसे मिलेंगे। फिर हमने किसान के अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो उसका गुड्स को खराब नहीं हो, बिगड़े नहीं, इसके लिए हम उसको क्या देंगे, स्टोरेज फैसिलिटी देंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बेटा जी लोगों को मालूम ही नहीं होता था किसान को कि कितने में ये बिक रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हम आपको ये भी बता देंगे कि ये जो है रेट, ये जो प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हो, आलू है, प्याज या कोई भी XYZ प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो भी हम आपको बता देंगे, ताकि आप जब भी सेल करो कोई भी पार्टी को तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके मिनिमम आपको कितने पैसे मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस, ये तो हमने देख लिया। एंड आपको बॉटम प्राइस भी देंगे। बॉटम प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस। गवर्नमेंट बोलेगी भाई सुन सुन सुन, मैं देखो 1 किलो पोटेटो या तो 1 किलो टमाटर, पोटेटो के मैं कितने रुपए दूंगा, मैं दूंगा 50 रुपए पर केजी। क्या दूंगा, 50 रुपए पर केजी दूंगा। अब बेटा जी गवर्नमेंट ने उसको बता दिया कि क्या बोला कि 50 रुपए पर केजी। अब ये बोलता है नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे लोगों के पास जाऊंगा। दूसरे लोग बोलते हैं कि मैं आपको 40 रुपए दूंगा, एक बोलता है मैं आपको 30 रुपए दूंगा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाग भाग, यहाँ से बेवकूफ बनाता है मेरे को। वो क्या जाएगा, भाग के जाएगा गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को बोलेगा गवर्नमेंट आप 50 रुपए दे रहे हो ना, ये पड़ा गुड्स ले लो। मतलब गवर्नमेंट ने जब बॉटम रेट फिक्स कर दिया तो उसको ये टेंशन नहीं रहता कि यार मेरे को अगर कम में बिका तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो खड़ी है आपको माल खरीदने के लिए। तो अगर जब बॉटम रेट फिक्स हो जाता है ना तो आपको मिनिमम 50, अगर सपोज कोई व्यक्ति अगर आपको 75 रुपए देने के लिए था तो आप वो 75 में सेल करो। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति अगर 45 रुपए दे रहा है तो उसको मना करो, गवर्नमेंट के पास चल जाओ, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, पूरे 50 रुपए देगी। तो इससे क्या हुआ, इसको इससे एग्रीकल्चर को बहुत फायदा होने लगा। उसको मन में ऐसा कोई नहीं, ये नहीं आने लगा कि अगर नहीं बिका तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही है, वो आपको बॉटम रेट भी दे दिया। ठीक है जी, ओके। तो इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और लास्ट है इंप्रूव सीड्स। इंप्रूव सीड्स के अंदर क्या हुआ, हमने सीड्स की क्वालिटी बढ़ा दी, हमने हाइब्रिड सीड्स कर दी। हाइब्रिड सीड्स से क्या हुआ, हाइब्रिड सीड्स से प्रोडक्शन जो है फास्ट होने लगा, प्रोडक्टिविटी भी तेज होने लगी, प्रोडक्शन जो है स्पीड होने लगा और प्रोटेक्ट करने लगा वो डिसीज के सामने। जो भी डिसीज होते थे उसके सामने हमको प्रोडक्शन मिला, हमारे प्रोडक्शन बढ़ा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो यहाँ से क्या हुआ, इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट फास्ट हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी जो बड़ी है उसके 3 मेजर कौन से थे, तो मैंने आपको ये बताया कौन कौन से, वैसे 4 बता दिए। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म, मेरा हमेशा ये होता मेरा बस से चला, मतलब मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दूं, लेकिन क्या है टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है बेटा। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी, इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इंप्रूव सीड्स। ये सारी चीज थी जो एग्रीकल्चर को बढ़ाने में मदद करती है। ओके ओके, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बेटा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या होता है, क्या होता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारे फॉरेन करेंसी के जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन, उस फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ये डेबिट के अंदर क्या होगा, डेबिट के अंदर सही जितना भी पैसा हमारा आउटफ्लो हो रहा है वो लिखा जाता है, और क्रेडिट के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है ना उसका इनफ्लो लिखा जाता है। और फिर क्या करते हैं, हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अगर मेरा आउटफ्लो ज्यादा है क्रेडिट से तो मेरी डेफिसिट आती है, अगर मेरा इनफ्लो ज्यादा है डेबिट से तो वो मेरा सरप्लस आता है, और दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं तो वो मेरा बैलेंस बोला जाता है। इसी को बोलते हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैसा लगा बेटा जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं। बीओपी के अंदर बीओपी उसके अंदर 2 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, करंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। दूसरा कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है ना उसके अंदर भी वैसे तो 4 होते हैं, हमको खाली 2 ही याद रखते हैं। एक होता है गुड्स, एक होता है इनविजिबल गुड्स, फिर तीसरा होता है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, और चौथा होता है अदर्स। ठीक है, क्या होगा, अदर्स। मतलब कि बेटा अब मैं इसको आपको लिख के बता दूं ताकि आपको याद रह सके कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ना उसके अंदर 2 प्रकार के अकाउंट्स होंगे। कौन कौन से 2 अकाउंट्स होंगे, करंट अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। करंट के अंदर क्या होगा, करंट के अंदर भी 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन सा होगा, विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, इनविजिबल गुड्स मतलब नहीं देख सकते, मतलब हमारी सर्विसेज। उसके अलावा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर, और लास्ट होता है अदर्स।
और कैपिटल के अंदर अगर था वो सारी चीजें जो ये इसमें कवर नहीं होती, जो इसमें कवर नहीं होती वो कहाँ आती है, यहाँ पे, मतलब ये आती है हमारी बैलेंस शीट वाली आइटम। हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटी को इम्पैक्ट करती है वो सारे कैपिटल अकाउंट के अंदर होती है। ओके जी। अब ये मैंने आपको खाली फटाफट एक बार ज्ञान दे दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बेटा जी बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये अफेक्ट कैसे होता है, फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसमें कुछ भी कहीं पे भी इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन आता है। अब क्योंकि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, इसलिए ये क्या होता है, अफेक्ट होता है बहुत सारे सिचुएशन से। मतलब कि यहाँ पे कितनी बार क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे पहले मैं आपको ये पहले पैराग्राफ पढ़ के सुना दूं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस दोज फैक्टर क्या जो इफेक्ट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग। मतलब ये सारी जो भी मेरे ट्रांजेक्शन में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को, उसको क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए उसको क्या बोलता है, फैक्टर अफेक्टिंग बोला जाता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बोला जाता है। बेटा जी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ फैक्टर यूजली डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा ये है ना, ये जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है ये मेरे को किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। मतलब देखो जैसे हमारा एक्सचेंज रेट, अगर हमारा कंट्री का एक्सचेंज रेट बढ़ेगा ना 70 से 80, 80 से 90 हो जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा 70 से 50, 50 से 40 हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। मतलब मेरा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसके ऊपर डिपेंड किया, एक्सचेंज रेट के ऊपर। वही तो हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग। मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इनफ्लो आउटफ्लो बढ़ेगा कि घटेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ये सारे फैक्टर के ऊपर। हमारी कंट्री के अंदर प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स कितने हैं और फॉरेन कंट्री के अंदर उसका रेट क्या चल रहा है। हमारे यहाँ पे हम जो गुड्स दे रहे हैं उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स कितनी है, क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स कितने हैं। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, क्वालिटी नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कम होगा। नेक्स्ट है इनविटेबल इंपोर्ट्स। मतलब अगर कोई इंपोर्ट ऐसे हैं जो हमको इंपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा पेट्रोल, पेट्रोल हम कुछ भी कर ले, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर पेट्रोल नहीं पाया जाता, तो उससे क्या बोलेंगे, इनविटेबल इंपोर्ट। इनविटेबल इंपोर्ट के अंदर क्या होता है, वहां पे हमको कुछ भी करो वो इंपोर्ट करना ही करना है, उसको हम रोक ही नहीं सकते। ठीक है। फिर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप, अगर हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा तो इंपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई अंडर डेवलप कंट्री तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इंपोर्ट बढ़ेगा लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा। लीगल रिस्ट्रिक्शन, अगर आपके यहाँ पे बहुत सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, कानून है, जिसके तहत क्या होगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते या तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके अंतर्गत, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। अगर कोई भी प्रकार की लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं, इजीली आप इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वहां पे इंपोर्ट भी बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, तो वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी। फिर ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है, मतलब आपके ट्रांसपोर्ट कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, एटसेट्रा, ये सब भी डिटरमाइन करते हैं। अगर ये अच्छी फैसिलिटीज है तो आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेगा। तो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर करता है। बोल जा फटाफट बोल जा। हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं फॉरेन करेंसी के, वो रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। और एक तरफ आता है डेबिट, तो दूसरी तरफ आता है क्रेडिट। डेबिट के अंदर सारे आउटफ्लो जाते हैं और क्रेडिट के अंदर सारे इनफ्लो आते हैं। अब ये जो इनफ्लो ज्यादा आएगा कि आउटफ्लो ज्यादा आएगा, ये किसके ऊपर डिटरमाइन करता है, तो उसी को बोला जाता है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से, हमारा एक्सचेंज रेट, हमारे जो ट्रेडेबल गुड्स वो इंडिया में क्या रेट है, आउटसाइड कंट्री क्या रेट है, फिर वैरायटी ऑफ गुड्स कितनी, क्वालिटी ऑफ गुड्स कैसी है, इनविटेबल इंपोर्ट कैसे हैं, आपके इकोनॉमिक का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आपका लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करता है कि आपका इंपोर्ट बढ़ेगा कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे यहाँ पे इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताना एनी 3 पॉइंट्स। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब विद इन अ कंट्री जब ट्रेड होता है तो उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। जब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आउटसाइड कंट्री के साथ जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। जब दो कंट्री आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करेंगे। जब ट्रांजेक्शन विद इन अ कंट्री की बाउंड्री में हो रहा है, अहमदाबाद और सपोज राजस्थान के बीच में हो रहा है, तो उसे इंटरनल ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे विद इन कंट्री होगा, यहाँ पे अदर कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ पे करेंसी, क्योंकि विद इन करेंसी है, यहाँ पे कोई एक्सचेंज वगैरह रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है। यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज सबकी कॉमन ही रहती है, लेकिन यहाँ पे चाइना के बीच इंडिया के बीच में ट्रांजेक्शन, चाइना की चाइनीज लैंग्वेज, इंडिया की हमारी इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, जो लैंग्वेज है वो कॉमन रहती है। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये विद इन इंडिया है, यहाँ पे लेस होता है। यहाँ पे क्योंकि आउटसाइड इंडिया है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ कंपटीशन यहाँ पे रिलेटिवली लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेचने और खरीदने वाले हैं वो हमारे ही लोग हैं। लेकिन जब हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे एक्सपोर्ट करें, तो वो कंट्री का ऑप्शन है, वो इंडिया से भी मंगा सकता है, वो यूके से मंगा सकता है, फ्रांस से मंगा सकता है, इंग्लैंड से मंगा, मतलब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है, इंटरनेशनल में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रिलेटिवली लेसर होता है। फॉरेन रिजर्व यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के अंदर ही पैसा आता जाता रहता है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज पिक्चर में नहीं आता। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा आता है पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री कैसा होता है? तो ये हमारा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ये बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, बेस्ड ऑन ओनरशिप हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट भी होता है। बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब सबसे छोटी छोटी इंडस्ट्री, टाइनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये होती है। ओनरशिप के बेस पे क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट स्टॉक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी फिर डिपार्टमेंटल पब्लिक और डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। और लास्ट है प्रोडक्शन का। फर्स्ट प्रोडक्शन के हिसाब से कंज्यूमेबल गुड्स, जो कंज्यूमर ने अपने जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसको यूज करते हैं, उसको कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं। जब अगर इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो अभी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचे, उनको फाइनल करना बाकी है, उसी को बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा जी यहाँ पे होता है हमारा पेपर नंबर 5 कंप्लीट। बेटा यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल मैनर में और बहुत ही अच्छे से आपको ये पेपर करवाया है। आई होप आपको ये लेक्चर, ये पढ़ने में मजा आया होगा, दिमाग में जो आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जबरदस्त हुई होगी। क्योंकि मेरा एक ही है कि याद करना है हमको, लेकिन पागलों की तरह याद नहीं करना। कंसेप्ट समझो, उसको याद करो। यही कंसेप्ट मैं अभी 11th में भी पढ़ाता हूँ, यही कंसेप्ट 12th में भी लेता हूँ, यही कंसेप्ट मैं अपने सीएफ वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो बेटा जी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर से लिखना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय बेटा।